हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 16 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम कल पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इशू किया जाता है, लॉन्च किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है? ए इलेक्ट्रिसिटी, बी स्टील, सी फर्टिलाइजर, डी माइनिंग। इसका करेक्ट आंसर है डी माइनिंग। माइनिंग 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट नहीं है। आज की फर्स्ट न्यूज़ है न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज स्टार्ट किया गया था जिसमें 2 अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने किए थे। अब इसके थर्ड अनाउंसमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म की बात की गई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म किए जाएंगे ये मेनली जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो अभी का अरेंजमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऐसा कुछ प्लानिंग दी गई है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं इस अभियान के अंतर्गत फॉर फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के। तो कैसे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए उसके लिए ये जो मनी का कुछ प्रोविज़न रखा गया है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए रखे गए हैं इसमें, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप काम करना चाहते हैं उनके लिए रखे गए हैं। और इस फंडिंग का यूज़ फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और सपोर्ट में जो लॉजिस्टिक का सपोर्ट होता है, रोड, व्हीकल, कोल्ड स्टोरेज मूवमेंट, जो फार्म कमोडिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किया जाएगा। तो इसमें जब बात की जा रही है तो ये जो कमोडिटीज़ हैं ये केवल एग्रीकल्चर रिलेटेड ही नहीं है, ये एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड भी हैं। जैसे कि फिशरीज़ हो गया, जो मछली पालन करते हैं जो लोग, उनके लिए जो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती है वो भी बढ़ाई जाएगी। लाइव स्टॉक फार्मर्स, पोल्ट्री के लिए जो काम किए जाते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाना टारगेट किया गया है। इसके साथ ही साथ वेजिटेबल ग्रोवर, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर बनाया जा सके, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये जो फंडिंग है वो की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले टाइम में। इसके साथ ही साथ जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटे छोटे फूड एंटरप्राइजेज़ हैं, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच के साथ जो काम करते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को भी और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, ये एक योजना थी जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो फिशरीज़ से रिलेटेड सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लागू की गई थी। इसके लिए भी करीब 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन ओवर 5 ईयर्स। अगले 5 सालों के लिए जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए ये जो फंडिंग है वो की गई है। वैक्सीनेशन ऑफ कैटल्स, कैटल्स के वैक्सीनेशंस के लिए भी प्रोविज़न रखा गया है। जो भी कैटल्स हैं या गोट हैं या बफेलो, पिग्स और सी लोगों के द्वारा पाला जाता है वो भी एक लाइवलीहुड का एक तरीका है, मेनली विलेज में रहने वाले फार्मर्स का। बिकॉज फार्मिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर मौसम ख़राब हो तो फार्मिंग से किसानों को आमदनी नहीं होती, उनको अपने घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए किसानों को ये हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि वो फार्मिंग के साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहें, जैसे कि पोल्ट्री एक्टिविटी है या फिर ये जो बफेलो और कैटल्स को पालने की, रेयर करने की एक्टिविटी है। इससे भी थोड़ा बहुत लाइवलीहुड किसानों को होता है जिससे उनकी जो मंथली इनकम है या ईयरली इनकम है वो एक मिनिमम स्टेबल बनी रहे। तो ऐसे में अगर जानवर को कोई बीमारी लगती है तो वो भी बड़ा लॉस हो जाता है फार्मर्स के लिए। इसलिए कैटल्स के वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोविज़न रखा गया है। श्रीनगर में जो स्ट्रॉबेरीज़ की खेती होती है वहाँ के फार्मर को सपोर्ट करने के लिए भी
कुछ फंडिंग दी जाएगी इस पर्टिकुलर आत्मनिर्भर भारत के अभियान, ऐसा बताया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एनिमल हस्बेंड्री के लिए प्रोविज़न है, देन हर्बल कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। इसके साथ ही एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को अमेंड करने की बात की गई है। इस एक्ट में अमेंडमेंट करके क्या किया जाना है, ये जो एक्ट है इसमें अमेंड करके 6 टाइप के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनके सेल को डीरेगुलेट किया जाएगा। 6 जो टाइप के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो हैं सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, ऑनियन और पोटैटो। तो ये 6 टाइप के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, ऑनियन और पोटैटो। इनकी जो सेल की जाती है किसानों के द्वारा, इसको डीरेगुलेट किया जाएगा और इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। अभी इन आइटम्स को जो फार्मर्स हैं वो अपने टर्म्स में नहीं बेच पाते, ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, फार्मर्स को पूरी तरीके से छूट नहीं है, जिस कारण से जो इनको सेल करके फार्मर्स को प्रॉफिट, डिज़ायरेबल लेवल का प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इसीलिए एपीएमसी जो एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है और उससे पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो स्टॉक लेवल की एक लिमिट रखी गई है इस एक्ट में, उस स्टॉक लिमिट को भी चेंज किया जाएगा और उसको चेंज करने की बात की गई है। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले पूरी ये सिस्टम को समझने के लिए हम समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में की जाती है और ये इस तरह की फार्मिंग है जिसमें फार्मर्स डायरेक्टली किसी बल्क बायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी कोई आलू एक बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ करना चाहती है, पोटैटो परचेज़ करना चाहती है अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, या मानते हैं कि किसी कंपनी को चिप्स बनाने हैं, वो एक बड़े लेवल में आलू परचेज़ करना चाहती है, तो वो फार्मर से डायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फ्यूचर डेट में एक फ्यूचर प्राइस पर, एक फिक्स्ड प्राइस पर आलू परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कभी कभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है इनमें जो बायर होता है यानी कि जो कंपनी होती है वो अपनी क्वालिटी के टर्म्स बताती है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी के उन्हें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, अगर आलू चाहिए तो इस पर्टिकुलर क्वालिटी का चाहिए और किसानों को एक टाइम पीरियड के बाद वो क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करने होते हैं उस कंपनी को। तो इस तरह की जो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो भी टर्म्स होते हैं वो बायर और सेलर के द्वारा तो फिक्स किया जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है एपीएमसीज़ में। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट में होती हैं और इनमें जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रजिस्टर की जाती है तो उनको फ़ीस भी चुकानी होती है। करंटली जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का रजिस्ट्रेशन मस्ट है और ये रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ जो कि स्टेट्स में होती हैं उनके साथ करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है ये एपीएमसी के साथ रजिस्टर होता है और एपीएमसी इन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का भी काम करती है। और इन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक मार्केट फ़ीस और लेवीज़ भी लगाए जाते हैं एपीएमसी के द्वारा इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो फ़ीस पे की जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फार्मर्स और कंपनीज़ के द्वारा। और जो डिस्प्यूट अगर कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन में कुछ होता है तो एपीएमसी का काम है कि ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। लेकिन एपीएमसी इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की बात है ऐसा कोई काम नहीं करती है। और इसके कारण ये जो एपीएमसी की मोनोपोली और रेगुलेटरी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में एपीएमसी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी के एम्बिट से निकालने के लिए एक ड्राफ्ट मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक नया लीगल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई। अब इस ड्राफ्ट के बाद स्टेट्स अपने तरफ से एक लॉ निकाल सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आने का मतलब सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है इस सब्जेक्ट पे। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाना है सो दैट जो एपीएमसी का एम्बिट है उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बाहर निकाल के एक फीजिबल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस हैं अपने रेट पे बेच सके मंडी से आगे जाके और उन्हें प्रॉफिट मिल सके अपने ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सरपासेस चाइना कोविड-19 टैली। चाइना
में जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे कोविड-19 से, जो भी चाइना की ऑफिशियल फिगर है, इंडिया की अब ऑफिशियल फिगर उससे ज़्यादा हो गई है। चाइना ने हालांकि काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसा माना जा रहा है कि चाइना में छुपाए गए, लेकिन फिर भी करीब 84,000 लोग इन्फेक्टेड थे चाइना में कोविड-19 से। और इंडिया में जो टोटल इन्फेक्शन की संख्या है वो 85,700 से ज़्यादा पहुंच गई है। यहाँ पर 85,700 का आंकड़ा दिया गया है। ये स्टेट्स गवर्नमेंट्स के जो टोटल एकुमुलेटेड डेटा है उसके हिसाब से 85,700 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हो गए हैं इंडिया में। अगर टोटल टॉप 15 कंट्री जो दुनिया में कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उनमें हम बात करें तो इंडिया में कोविड-19 के बढ़ने का रेट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में जो डबलिंग रेट है कोविड-19 का वो 13 दिन है डबलिंग रेट, और बाकी कंट्रीज़ में, सारी कंट्रीज़ में डबलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा है। डबलिंग रेट वो टाइम होता है जितने में कोविड-19 का इन्फेक्शन डबल होता है। तो जितना ज़्यादा ये डबलिंग रेट होगा उतना बेटर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यूएसए में 43 डेज़ है, रसिया में 14 डेज़ है, यूनाइटेड किंगडम में 42 दिन है, स्पेन में 129 दिन है, इंडिया में केवल 13 दिन में ही केसेस डबल हो रहे हैं। तो डबलिंग रेट काफ़ी कम है। और टॉप की 15 कंट्री जिनमें कोविड-19 अभी बढ़ रहा है उसमें इंडिया का डबलिंग रेट सबसे ज़्यादा कम है, यानी सबसे तेज़ी से केसेस अभी इंडिया में बढ़ रहे हैं। अभी आज का डेटे के हिसाब से टोटल कोविड-19 के जो केसेस हैं इंडिया में 85,900 तक पहुंच गए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ 2700 से ज़्यादा हो गई हैं और टोटल रिकवर्ड पर्सन 30,000 से ज़्यादा पहुंच गए। नेक्स्ट न्यूज़ है मॉनसून विल अराइव ऑन जून 5 सेज आईएमडी। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि इंडिया में जो मॉनसून आता है जून महीने में वो 5 दिन लेट आएगा। नॉर्मल जो डे होता है मॉनसून का, नॉर्मल डेट होती है वो होती है 1 जून, और आईएमडी ने बोला है कि इस बार जो मॉनसून है वो 5 जून को पहुँचेगा इंडिया में। इसके अलावा स्काईमेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट फोरकास्टर है जो मॉनसून के बारे में फोरकास्ट करता है। उसके अनुसार मॉनसून 28 मई को ही आ जाने वाला है, 28 मई को मॉनसून आएगा। तो नॉर्मल डेट मॉनसून के इंडिया में स्ट्राइक करने की है 1 जून। स्काईमेट के अकॉर्डिंग 28 तारीख को ही मानसून आ जाएगा और आईएमडी के अकॉर्डिंग ये 5 जून तक आने वाला है। तो ये जो करीब एक हफ्ते का डिफरेंस है ये कैलकुलेशन के डिफरेंस के कारण है। जो भी मॉनसून के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर को कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है फोरकास्टर के द्वारा, तो उन डेटा में डिफरेंस होने के कारण ये डिफरेंट ऑफ डेट दिखाई दे रही है। दिस इज़ ड्यू टू इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपिंग साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल एज वेल एज प्रिवेलिंग समर टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जो समर टेम्परेचर होता है और जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का इन्फ्लुएंस, साइक्लोन जितने भी बे ऑफ बंगाल में बनते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होता है इंडिया के टेम्परेचर में, उसके कारण जो है मॉनसून क्रिएट होता है। और यहाँ पर 1 जून मॉनसून की जो डेट बताई जा रही है, मतलब कि ये जो अगर हम ये सदर्न इंडिया कंसीडर करें तो यहाँ पर मॉनसून जो स्ट्राइक करता है केरला को, उसकी जो नॉर्मल डेट है वो है 1 जून। 1 जून केरला कोस्ट पे मॉनसून नॉर्मली पहुँच जाता है। और ये जो मॉनसून है ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और जो विंटर के टाइम में अक्टूबर नवंबर में मानसून एग्जिट होता है तो उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट से आता है, साउथ वेस्ट से जाता है। मानसून को ट्रेडिशनली रिवर्सल ऑफ विंड्स बोला जाता है। मानसून के सीज़न में जो नॉर्मल विंड की डायरेक्शन हो जाती है वो रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण जो प्रेसिपिटेशन है वो होता है। आज के टाइम में जो इसका बेसिक रीज़न है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। लैंड और सी की हीटिंग के डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट ऑफ विंड होता है हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर, उसके कारण मॉनसून क्रिएट होता है। और मॉनसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिनोमेना है, बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर 90% से ज़्यादा मॉनसून की रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है। मॉनसून को हम जो सी ब्रिज है वो कह सकते हैं, एक लार्ज एरिया की सी ब्रिज माना जा सकता है मॉनसून को। और ये टेम्परेचर ऑफ लैंड और टेम्परेचर ऑफ सी के डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। टेम्परेचर इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है लैंड के टेम्परेचर और सी के टेम्परेचर में, उसके कारण विंड और सी ब्रिज के फ्लो के कारण मॉनसून क्रिएट होता है। इसके 2 मेन रीज़न माने जाते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस, जो लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ी से
कम होता है और बढ़ता है। और अगर हम सी के टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है बहुत स्लो लेवल पे होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, क्योंकि वाटर की जो रिलेटिव हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, इसलिए वाटर बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर बढ़ाता भी नहीं है और कम भी नहीं करता। लेकिन लैंड में क्या है कि टेम्परेचर अगर लैंड का बढ़े तो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है और कम हो तो बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो गर्मी के सीज़न में, समर के सीज़न में जब जो सन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो उसके ओवरहेड होने के कारण जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है इंडिया के लैंड मास पे, नॉर्थ इंडिया के रीजन में। और अगर हम अरेबियन सी को देखें, उस समय अरेबियन सी में पूरा वाटर का एक्सपांस होता है और वाटर के कारण पूरे अरेबियन सी का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता जितना नदर्न इंडिया में टेम्परेचर राइज करता है, जिसके कारण एक तो लो प्रेशर बन जाता है नॉर्थ इंडिया के रीजन में और हाई प्रेशर बन जाता है अरेबियन सी के रीजन में, अरेबियन सी और फर्दर इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर से विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, और ये जब विंड मूव करके आती है और केरला के कोस्ट को स्ट्राइक करती है तो उसे बोलते हैं मॉनसून अराइवल। ये 1 जून को होता है। उसके बाद जो मॉनसून का फ्लो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से मॉनसून फ्लो करता है पूरे इंडिया में और धीरे धीरे साउथ वेस्ट मॉनसून पूरे इंडिया को कवर कर लेता है और अक्टूबर के बाद ये वापस नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में विड्रॉ हो जाता है इंडिया से। तो मानसून का अराइवल होता है जून के महीने में, जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। मानसून का विड्रॉल होता है अक्टूबर नवंबर में, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 3-4 महीने में इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन को ये मानसून कवर करता है। हर रीजन में इस मानसून के कारण बारिश होती है। लेकिन जो तमिलनाडु कोस्ट होता है, मेनली साउथ इंडिया का तमिलनाडु कोस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। अच्छा, एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सारी न्यूज़ कवर नहीं की जा रही हैं, कुछ न्यूज़ छोड़ दी जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी न्यूज़ हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही डिस्कस की जाती हैं, और जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं या जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता तो उन न्यूज़ को कवर नहीं किया जाता। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर किया जाए। इसमें भी वो वाली न्यूज़ छोड़ दी जाती हैं जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है जो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता। इसके बाद भी अगर कोई न्यूज़ छूटती है और इम्पॉर्टेंट होती है तो वो न्यूज़पेपर में बार-बार आती रहती है। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ छूट भी गई है तो न्यूज़पेपर में वो केवल एक ही दिन आके ख़त्म नहीं होती, वो बार-बार आती रहती है। वो आगे डिस्कस कर ली जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में एनआईए की डिटेल्स दी गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें न्यूज़ से ज़्यादा एनआईए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनआईए एज ए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं हम। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये एक स्टेट एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई टू फाइट टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। This agency is empowered to deal with terror-related crimes across states without any special permission from the states। यानी कि ये एक फेडरल एजेंसी है, एक सेंट्रल एजेंसी है और इसको स्टेट की परमिशन के बिना अगर कोई टेरर रिलेटेड केस है तो वो स्टेट में जाके उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसको स्टेट से अलग परमिशन नहीं लेनी पड़ती। एनआईए को इस्टेब्लिश किया गया था बाय इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। 2008 का एक एक्ट था एनआईए एक्ट, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद 2009 में एनआईए को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और इस एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं या डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वाई.सी. मोदी। अभी रिसेंटली 2019 में एनआईए अमेंडमेंट बिल पास किया गया, जिसके बाद एनआईए को और ज़्यादा पावर प्रोवाइड की गई। इसमें जो एक्स्ट्रा पावर एनआईए को है उसमें पहली पावर है टू प्रोब टेरर अटैक्स टारगेटिंग इंडियंस एंड इंडियन इंटरेस्ट अब्रोड। या अगर किसी विदेशी कंट्री में, अगर विदेश में या फॉरेन कंट्री में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ और वहाँ पर किसी इंडियन को या किसी इंडियन इंटरेस्ट को लॉस हुआ है या टेररिस्ट अटैक में टारगेट किया गया है तो एनआईए वहाँ पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये एक्स्ट्रा पावर है। इसके अलावा एक और पावर एनआईए को दी गई है
रिगार्डिंग एंटी टेरर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल क्राइम्स, शेड्यूल ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इस एजेंसी के द्वारा। और ये शेड्यूल ऑफेंसेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड साइबर टेररिज्म। अगर साइबर टेररिज्म होता है या कोई इलीगल वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल की जाती है, फेक करेंसी का जो सर्कुलेशन है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो ऐसे मुद्दों को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है अब एनआईए के द्वारा। तो ये जो 2 अमेंडमेंट है ये इंट्रोड्यूस किए गए 2019 में और एनआईए को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। इसको बनाया गया था 2009 में। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है एक स्कीम के बारे में, रायथू भरोसा स्कीम है आंध्र प्रदेश की, ये इंपॉर्टेंट है। रायथू भरोसा स्कीम है आंध्र प्रदेश की। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रायथू भरोसा स्कीम लॉन्च की गई, ये है आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर एक आर्ट फॉर्म की बात की गई है, यक्षगान। यक्षगान एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म है जो कर्नाटका की आर्ट फॉर्म है। अब यक्षगान के बारे में थोड़ी सी डिटेल पूछ लेते हैं क्योंकि ये हम एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है और कल्चर, इंडिया के कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी इंडिया के कल्चर में आर्ट फॉर्म की बात होती है तो यक्षगान उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यक्षगान एक ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म है जो स्टेट ऑफ कर्नाटका का मेन थिएटर फॉर्म है और केरला के कुछ रीजन में भी फॉलो किया जाता है। ये जो थिएटर फॉर्म है ये कंबाइंड है डांस, म्यूज़िक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप और स्टेज टेक्निक्स का। मतलब कि ये डांस की तरह, ड्रामा की तरह, म्यूज़िक की तरह हर तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है कर्नाटका में एक यूनिक स्टाइल और यूनिक फॉर्म में। यह इवॉल्व हुआ था भक्ति टाइम से। भक्ति टाइम इसका एवोल्यूशन टाइम माना जाता है। प्री क्लासिकल म्यूज़िक एंड थिएटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट से ये जो यक्षगान है ये परफॉर्म किया जाता है। दिस थिएटर स्टाइल इज़ मेनली फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के कोस्टल रीजन में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो थिएटर या ड्रामा या म्यूज़िक होता है इसमें इनपुट्स लिए जाते हैं रामायण, महाभारत और भागवत से। मेन जो इसमें ड्रामा होता है या जो म्यूज़िक डिपिक्ट किया जाता है परफॉर्मर्स के द्वारा वो रामायण के कुछ भाग होते हैं या फिर महाभारत के या फिर भागवत के। इसके अलावा हिंदू धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिशन होती है उनको एसिमुलेट किया गया है यक्षगान में। तो ये यक्षगान कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो डांस, ड्रामा, म्यूज़िक सबका एक कंबाइंड फॉर्म है यक्षगान कर्नाटका। नेक्स्ट न्यूज़ है कोस्ट गार्ड शिप काउंट 150 पहुंच गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कोस्ट गार्ड का एक शिप ICGS संकेत और 2 इंटरसेप्टर बोट्स को कमीशन किया गया। शिप का नाम है ICGS संकेत, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संकेत। इसके साथ जो टोटल शिप की काउंट है, शिप और बोट की काउंट है वो 150 तक पहुंच गई है। करीब 150 शिप और बोट्स मिला के इंडियन कोस्ट गार्ड के पास अब हो गए हैं। इसमें 150 शिप्स एंड बोट्स के साथ साथ 62 एयरक्राफ्ट्स भी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के पास। इन शिप के द्वारा क्या किया जाता है, इनका जो मेजर पर्पज़ है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इंडिया की जितनी भी मैरीटाइम बाउंड्री हैं, इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री में जो बाउंड्री के नियर बाई जितने एरिया होता है उस एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम है कोस्ट गार्ड का। तो इस पूरे रीजन में मैरीटाइम बाउंड्री में इन कोस्ट गार्ड शिप्स के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया में उसकी सर्विलेंस की जाती है इनके द्वारा। कोस्टल सिक्योरिटी एंड अदर ड्यूटीज़ जो भी कोस्ट गार्ड के चार्टर में कोस्ट गार्ड को दी गई हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो सारी ड्यूटीज़ की जाती हैं इन शिप और बोट्स की हेल्प से। ICGS संकेत जो शिप है जिसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया, वो पहला शिप है उन 5 शिप में, उन 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में जो गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। गोवा शिपयार्ड 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स बना रहा है। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स क्या होते हैं, वो व्हीकल्स जो कोस्टल रीजन के नियर बाई पेट्रोलिंग करने का काम करते हैं और जो चेक करने का काम करते हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज़ में। और अगर इनके एरिया में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है तो कोस्ट गार्ड का काम है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकना। तो ये जो ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स हैं उसमें से पहला है ICGS संकेत और इसके बाद आगे 4 जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो भी बनाए जाएंगे गोवा शिपयार्ड
के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर्स नोट टू डिफेंस टेस्ट फैसिलिटी। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ही एक डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है, जिसका नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये एक स्कीम की तरह चलाई जाएगी, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन किए जाते हैं इंडिया में, जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है, तो उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की जा रही है 400 करोड़ के आउटले के साथ। और इसके बाद जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है डोमेस्टिक सेक्टर का और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो जो कंपोनेंट बन रहे हैं उनको टेस्ट करने के बाद उनको वैलिडेट करने में टाइम नहीं लगेगा, और अगर इमीडिएटली वो कंपोनेंट की इसी तरह जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सकती है, और बेटर से बेटर जो प्रोडक्शन है डिफेंस रिलेटेड या एरोस्पेस रिलेटेड वो इंडिया में बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी स्कीम हो सकती है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाए और डिफेंस प्रोडक्शन को टारगेट करके बढ़ाया जाए। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 6 से 8 नए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट की जाएंगी। 6 से 8 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, और ये प्राइवेट कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप में ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, जो डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए एक इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को और अच्छी क्वालिटी से बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन एंड जो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा डिफेंस रिलेटेड आइटम्स, उस इंपोर्ट को भी कम करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है ये स्कीम। करीब 75% इसमें ग्रांटेड एड गवर्नमेंट की तरफ से फंड की जाएगी। 75% गवर्नमेंट की तरफ से फंड की जाएगी ग्रांटेड एड के फॉर्म में, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के साथ टाइप किया जाएगा उनके द्वारा लगाया जाना है। तो एक डिफेंस की प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए नई जो स्कीम है जिसका नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, वो स्टार्ट की जा रही है। नेक्स्ट बात की गई है लेबर लॉ के बारे में, यूनियंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट चेंजेस टू लेबर लॉ के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है कि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिए हैं, और कंपनीज़ को एक तरह से छूट दे दी है हायर एंड फायर मॉड्यूल अडॉप्ट करने के लिए। तो इसके कारण जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि इन लेबर लॉज को ढीला ना छोड़ा जाए। और उसके बाद ILO में जाने की बात भी कही गई थी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा। अब ट्रेड यूनियंस के द्वारा बोला जा रहा है कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया जाएगा 22 मई को अगेंस्ट दिस मूव। अब ये जो काम किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जो यूनियंस हैं ट्रेड यूनियंस है उनका कहना है कि हर एक दिन कोविड-19 के कारण जो मिडिल क्लास है और जो वर्किंग क्लास है, जो कॉमन लोग हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा मिजरी को झेल रहे हैं। उसके बाद अगर कंपनीज़ को इतनी छूट दे दी जाए, और लेबर क्लास के लिए ये एक डबल प्रॉब्लम है, डबल चैलेंज हो जाएगा, जिसको कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी ये जो लेबर लॉ रिलैक्स किए गए, ये सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ को 3 साल के लिए सस्पेंड कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ लेबर लॉ जो भी यूपी में थे। उसके बाद MP गवर्नमेंट ने भी कंपनीज़ को अलाउ कर दिया हायर एंड फायर की पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए। अब कंपनीज़ अपने मन से अगर प्रोडक्शन कम है तो लेबर्स को अपने विल पे रख सकती हैं या हटा सकती हैं। और उसके बाद काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पंजाब ने भी जो डेली वर्किंग आवर है उसको 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर लिया। तो इस पर्टिकुलर मूव के अगेंस्ट जो लेबर यूनियन है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, और लेबर यूनियन के द्वारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो वायलेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल कमिटमेंट टू लेबर स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स, उसके लिए कंप्लेन करने की बात भी की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है नो कॉन्ट्रडिक्शन ओवर न्यू लिपू लेक पास रोड। आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने जो काला पानी की कंट्रोवर्सी है उस पर बोला है कि जो इंडिया के द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए रोड बनाई गई उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। महाकाली रिवर के वेस्ट का एरिया इंडिया का है और ईस्ट का एरिया नेपाल का है, वो बिल्कुल ही क्लियर है उसमें। और इंडिया ने जो रोड बनाई है वो अपने एरिया में बनाई है, और ये नेपाल नेपाल की तरफ से जो भी प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया ये हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में हो, ऐसा कहा है आर्मी चीफ ने। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में चाइना की फोर्सेस के साथ भी इंडिया की फोर्सेस की एक झड़प हुई है जो सिक्किम के नाकुला पास में देखी गई, और इसके साथ ही सेंगपो
लेक जो तिब्बत में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में, वहाँ पर भी देखी गई। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना कहीं ना कहीं नेपाल को प्रेशराइज़ कर रहा था कि इंडिया को इस रोड के लिए कुछ नेपाल कुछ ना कुछ बोले। पिछले हफ्ते में जो ये फेस ऑफ हुए इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के, उसको देखकर ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि किसी कंट्री का नाम नहीं लिया आर्मी चीफ ने, बट ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो लिपुलेख पास और कालापानी रीजन के बारे में बताया गया, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लिपुलेख पास कालापानी रीजन से जाता है। कालापानी रीजन कहाँ पर है? ये इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कालापानी रिवर महाकाली रिवर का ओरिजिन है, और महाकाली रिवर को इंडिया और नेपाल की बाउंड्री माना जाता है। ये जो बाउंड्री माना जा रहा है, ये एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग माना जा रहा है, जो ट्रीटी 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के किंग के बीच में साइन की गई थी। ब्रिटिश इंडिया में 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग थे, जिन्होंने नेपाल के किंग के साथ ये ट्रीटी साइन की थी। और इस ट्रीटी में बताया गया है कि कालापानी रिवर का वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट का पार्ट इंडिया का होगा और ईस्ट का पार्ट नेपाल का होगा। अगर हम ये बॉर्डर माने, यहाँ पर ये है इंडिया और ये है नेपाल, तो इस एरिया में है कालापानी रीजन। और यहाँ पर ये जो महाकाली रिवर जा रही है, इसके ईस्ट का साइड ये नेपाल का है और वेस्टर्न साइड ये इंडिया का है। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज अलग अलग महाकाली रिवर की होने के कारण ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड है कि जो भी करंट सिचुएशन है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, और इसमें डाउट की कोई बात नहीं है। जो भी मुद्दा है हम नेपाल के साथ बायलैटरली सुलझा लेंगे। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, कैन ईरान वेदर इकोनॉमिक स्टॉर्म। अभी ईरान की जो कंडीशन है, ईरान पे 3 तरह का खतरा मंडरा रहा है, 3 चैलेंजेस फेस करा है ईरान। एक तो कोविड-19 का पेंडेमिक है, उससे बहुत बुरी तरीके प्रभावित हुआ है ईरान, और वेस्ट एशिया में ईरान सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट कंट्री मानी जा रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। इसके अलावा ईरान पे यूएसए की तरफ से सैंक्शन लगाए गए हैं, उसका भी एक बड़ा बर्डन झेल रहा है ईरान इकोनॉमिकली। और उसके बाद कोविड-19 के कारण जो ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए हैं, उससे टोटल जो ईरान की आमदनी थी वो भी कम हो गई है। तो 3 जो बड़े बड़े चैलेंज है, उसको लेकर ईरान अपनी जो कंट्री में है वो अपनी इकॉनमी संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डीप इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफ़ी लंबी टाइम से झेला जा रहा है, बिकॉज यूएसए ने एक बहुत पहले ही ईरान पे कई तरह के सैंक्शन लगा रखे थे, और ईरान और यूएसए की बीच जो वॉर है वो ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी। ये जो सैंक्शन यूएसए के द्वारा पहले से लगाए गए थे, उनके बाद जो ऑयल प्राइस डाउन हुए हैं, उसके कारण ईरान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, जिसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, चैलेंज बन गया है ईरान के सामने। इसके कारण से ईरान में जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बढ़ गई है। और इस हाइपर इन्फ्लेशन के कारण ईरान ने अभी रिसेंटली एक नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है टोमन। तो एक टोमन में 10,000 रियाल होते हैं। ईरान की पुरानी करेंसी थी रियाल, और अब ईरान ने नई करेंसी टोमन स्टार्ट की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, टोमन किस कंट्री की करेंसी है, या किस कंट्री ने अभी टोमन नाम से करेंसी इंट्रोड्यूस की है? तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान ने टोमन करेंसी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें 10,000 रियाल होते हैं। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन के कारण, हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने टोमन नई करेंसी इंट्रोड्यूस की। इसके बाद ये तो ईरान का जो रिफॉर्म है उसका एक पहला स्टेप है। इसके बाद ईरान ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पेट्रोलियम पे जो पूरी इकोनॉमी की डिपेंडेंस है उसको भी कम करने की कोशिश की, और ये जो काम है ये थोड़े टाइम पहले से ईरान के द्वारा किया जा रहा था। जो 2019 में सेल से इकोनॉमिक आउटपुट मिलता था ईरान को, वो 2020 में उससे कम हुआ है, और अभी ईरान की जो डिपेंडेंस है ऑयल पे वो थोड़ी कम होती हुई देखी गई है। हालांकि अगर हम सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंस बोले तो करीब 87% सऊदी अरेबिया का जो रेवेन्यू है वो केवल ऑयल से आता है। ईरान ने अपनी डिपेंडेंस काफ़ी कम कर ली है, करीब 70% रेवेन्यू ईरान का ऑयल से ही आता है। तो ये डिपेंडेंस कम करने पे ईरान काफ़ी बूस्टअप तरीके से, बहुत तेज़ी से दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तीसरा स्टेप ईरान के द्वारा लिया गया है इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने का, कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू ईज़ वायरस रिस्ट्रिक्शन एंड स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और इवन इंडिया में भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अब ज़्यादा फोकस दे रही है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तभी
जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो भी आएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर बंद रहेंगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ईरान भी उसी लाइन पे चल रहा है। वो एक तरफ अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑयल पे कम कर रहा है, दूसरी तरफ एक नई करेंसी उसने स्टार्ट की, तीसरी तरफ जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे ईरान काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। एक तरफ तो अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही साथ ईरान अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी साथ लेकर चल रहा है। ईरान के द्वारा जो इराक में अलग अलग प्रॉक्सी वॉर होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जो यूएसए के बेसेस हैं इराक में उन पे भी अटैक किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली ईरान ने एक सैटेलाइट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया ऑर्बिट में। तो ईरान यूएसए को टैकल करने के लिए अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी एग्रेसिव फॉलो कर रहा है। ये आप ईरान का मैप देख सकते हैं। ईरान के वेस्ट में है इराक। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ देखें ईरान के आसपास वाली, तो वेस्ट में पहली कंट्री है इराक, उसके आगे टर्की का बॉर्डर भी ईरान से टच करता है, अज़रबैजान ईरान को टच करता है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये जो कंट्री हैं वो ईरान को टच करने वाली हैं। अगर वाटर बॉडीज़ देखें तो पर्सियन गल्फ़ ईरान को टच करता है, इसके अलावा गल्फ़ ऑफ ओमान ईरान को टच करता है, और ईरान के नॉर्थ साइड में उत्तरी भाग में कैस्पियन सी ईरान को टच करता है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं पर्सियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान और कैस्पियन सी, और कंट्रीज़ में आती हैं इराक, टर्की, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये ईरान को टच करने वाली कंट्रीज़ हैं। अब वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, सेंट्रल बोरोज अनदर $1 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19 रिलीफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के रिलीफ के लिए $1 बिलियन का वर्ल्ड बैंक से दोबारा से लोन लिया है। $1 बिलियन का लोन ऑलरेडी लिया जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म। इंडिया में हेल्थ सेक्टर यानी कि मास्क, वेंटिलेटर और जितने भी मेडिकल रिलेटेड जो ज़रूरतें हैं उसके लिए एक बार लोन लिया है, और अब दोबारा से इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को ये लोन देना सैंक्शन किया है। और इसका अप्रूवल वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया। ये जो पर्टिकुलर लोन है ये किन किन चीज़ों पे खर्च किया जाना है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जितने प्रोविज़न दिए जा रहे हैं, जो रिफॉर्म दिए जा रहे हैं, जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, सीरियल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनके लिए पैसा यूज़ किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मार्च में अनाउंसमेंट किए थे फॉर कैश ट्रांसफ़र, फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़, इसके साथ ही साथ पेंशनर और जो पुअर वर्कर्स होते हैं उनको कैश देने की जो बात है, और हेल्थ वर्कर्स को जो इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, उन पे ये $1 बिलियन का जो खर्चा है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पुअर कंट्रीज़ को लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है, पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ये मेनली दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। पहला इंस्टीट्यूशन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IBRD और IDA मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक कंपोनेंट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 कंपोनेंट है जिसमें से 2 कंपोनेंट ही वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। इसके जो प्रेसिडेंट है अभी वो हैं डेविड मालपास। अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, और ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है इनमें पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ये जो 2 हैं ये तो वर्ल्ड बैंक हो गए। इसके अलावा जो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट आर्म कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एग्रीमेंट, और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 जो आर्म हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, और इनमें से केवल 2 वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो ये थी आज के न्यूज़ आर्टिकल्स, और लास्ट में हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेंटली विच ईयर इज कंसीडर्ड एज बेस ईयर फॉर IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर किस ईयर को माना जाता है? A 2004-05, B 2009-10, C 2011-12 और D 2015-16। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया का किस कंट्री के साथ कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, B चाइना, C बांग्लादेश और D नेपाल। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप
कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।